मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है कि जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिजियोथेरेपी जो असिस्टेंट है वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आई होप यू आर सीइंग माय स्क्रीन नाउ। तो जैसे आपने पढ़ा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स देखे, इसकी टाइप्स देखी आपने, किस तरह मैकेनिकल है और ऑटो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी है कि आप पुशअप्स जैसे कर रहे हैं तो आप खुद से अपने आप को रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये टाइप है रेजिस्टेंस की मैनुअल के, इसमें आपने मैनुअल कॉन्टेक्ट के साथ खुद से रेजिस्टेंस आपने प्रोवाइड करनी है। ये टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इफेक्टिव कि इसमें आप जो मसल ग्रुप है या स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल मसल है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बाइसेप को, ब्रेकियलिस को, या अपने शोल्डर के किसी और मसल को या लोअर लिम्ब के किसी मसल को अगर आपने सेपरेट करके एक्सरसाइज करवानी है तो वो आप विद योर हैंड्स वो आप करवा सकते हैं। और ये इसके कोर्स कंटेंट्स हैं, डेफिनेशन एंड यूजेस, गाइडलाइंस एंड स्पेशल कंसीडरेशंस, टेक्निक एंड अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी की टेक्निक्स हैं। पीएनएफ है, पीएनएफ चूंकि अदीना ने इस पे प्रेजेंटेशन भी दी है तो पीएनएफ मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर दूंगा। और फिर डायगोनल पैटर्न्स की मैं आपको एंड में 3-4 जो वीडियोस है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये इसके क्लास कोर्स कंटेंट्स हैं कि डेफिनेशन की तरफ अब आ जाएं। वही डेफिनेशन है कि या तो रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करते हैं डायनामिक वे में और या आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन स्टैटिक मैनर। ठीक है, या डायनामिक मैनर में प्रोवाइड करते हैं तो या स्टैटिक मैनर में प्रोवाइड करते हैं। मींस के मूविंग जॉइंट को, मूविंग मसल को व्हेन इट इज प्रोड्यूसिंग मूवमेंट आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। या आइसोमेट्रिक का मतलब है कि क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन नी पे एक्सटेंशन नहीं हो रही, आपने मसल की रेंज ऑफ मोशन को ब्लॉक किया हुआ है, तो ये स्टैटिक उसमें आ जाएगी। ठीक है, और अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में आपने जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और शॉर्टेंड होगा या लेंथन होगा, उन दोनों फॉर्म में आप मसल्स को जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कंसेंट्रिक मसल वर्क होता है कि जब मसल शॉर्टेंड हो रहा है और उसके अगेंस्ट जो मसल वर्क होता है वो एक्सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो इधर आप ये देख लें कि कंसेंट्रिक में भी आप दे सकते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब है मसलन बाइसेप अगर शॉर्ट हो रहा है तो उसको आप कंसेंट्रिक कहेंगे और अगर लेंथन हो रहा है तो उसको आप एक्सेंट्रिक कहेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्लेन्स हैं और वो आप देख लें। यहाँ तो एनाटॉमिकल प्लेन में आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये टाइप कम है। ठीक है, तो या फिर पीएनएफ पैटर्न्स में या डायगोनल पैटर्न्स में आप जो है रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करते हैं। ये वही क्लास की कॉन्सेप्ट है जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर में आपको बताया है। की कॉन्सेप्ट के स्पेसिफिक मसल को अगर आपने टारगेट करना है तो चूंकि आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको उसके टेंडन का, उसकी बेली का आपको आइडिया होता है कि ये इस टाइम में हैमस्ट्रिंग के ऊपर मेरा हाथ है
और ये कौन सी मूवमेंट प्रिसाइजली कर रहा है, ठीक है। मसलन हैमस्ट्रिंग में से अगर आपने सेमी मेम्ब्रेनोसिस को आइसोलेट करना है या सेमी टेंडिनोसिस को आइसोलेट करना है, तो इन दोनों मसल्स को आइसोलेट करने के लिए आप फिर मसल टेस्टिंग की बुक को पे चले जाओगे, या अगर आपको वो याद है तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो मसल टेस्टिंग की बुक से आपको मसल का पता चल जाएगा और उधर से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह इसको जो टेंशन है वो प्रोवाइड करनी है। अच्छा, जब आप मसल को टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मसल को आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट टू पॉन्डर इज कि आपकी अपनी बायोमैकेनिक्स कैसी हैं, ठीक है। अगर आपकी अपनी बॉडी मूवमेंट का आपको आइडिया नहीं है, अपनी बॉडी मूवमेंट का आपको कंट्रोल नहीं है, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और उसका जो इफेक्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो एडजस्टेबल ट्रीटमेंट काउच होना चाहिए। जो पेशेंट की पोजीशन है वो भी स्टेबल होनी चाहिए, और जो आपकी अपनी पोजीशन है वो भी स्टेबल होनी चाहिए, और वाइड सपोर्ट और गुड पोस्चर से आपने ये मूवमेंट्स, ये रेजिस्टेंस आपने प्रोवाइड करनी है। अब जब आपने फोर्स अप्लाई करनी है तो उसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि वो आपने किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी है। तो ये वही चीज है कि डायरेक्शन का आपको तब पता चलेगा जब आपको मसल की अटैचमेंट का और उसके एग्जैक्ट फंक्शन का आपको पता होगा। फिर आपने अप्रोप्रिएट हैंड प्लेसमेंट करनी है, तो हैंड प्लेसमेंट भी वहीं से आपको पता चलेगी कि आपको मसल की अटैचमेंट्स का और उसके एग्जैक्ट फंक्शन का पता है। इसमें ये आपको मैं बता दूं कि जो मैनुअल कांटेक्ट है वो टेक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव क्यूज जो हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आपने मैनुअल कांटेक्ट में एक और चीज आपने देखनी है कि ये आपको टेक्टाइल और प्रोप्रियोसेप्टिव क्यूज प्रोवाइड कर रहा है। ये जो मैनुअल कांटेक्ट है, इस वजह से आपका जो मैनुअल कांटेक्ट है इट शुड बी जेंटल, ठीक है। जोर से आपने मसल को ग्रिप नहीं करना, बल्कि बहुत जेंटली ग्रिप करना है। और इसमें आपने जिस तरह आप रेपिटेशन मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है कि आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी होती है, इस तरह आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस आप एक नहीं रखते, आप बेनिफिट गेन करने के लिए रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करते हैं। तो सेम इज द केस है, मैनुअल रेजिस्टेंस भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। और दूसरा है कि होल्ड द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटी close to your body, so some of the force applied is from the weight of your body, ठीक है। तो weight of the body का मतलब है कि प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स आपने यूज करनी है एज द पेशेंट की स्ट्रेंथ जो है वो जब इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जब आप आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने जो मैनुअल कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपने ऑल टाइम्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और जब आपने ट्रांजिशन देखनी है फ्रॉम वन मसल कॉन्ट्रैक्शन टू अनदर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब्रप्ट रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए या अब्रप्ट जॉइंट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये भी इसमें एक पॉइंट है कि एक मसल से दूसरे मसल की तरफ जाना है तो अब्रप्ट जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए।
वर्बल कमांड्स की भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि जाहिर है आप पेशेंट को कमांड देंगे तो वो अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपनी जो मूवमेंट है उसको समझेगा। और कौन कौन सी कमांड्स हैं, आपकी टोन, बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होगी, और कौन सी वर्बल कमांड्स हैं जो आप देंगे टू गेन द मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक के लिए आप होल्ड का वर्ड यूज करोगे, होल्ड, डोंट लेट मी मूव यू, ये भी वर्ड आप यूज करोगे, और मैच माय रेजिस्टेंस, ठीक है। और कंसेंट्रिक के लिए आप यूज करोगे पुश, पुल, ठीक है। और एक्सेंट्रिक के लिए आप यूज करोगे स्लोली लेट गो एज आई पुश और पुल यू, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स हैं, वर्बल कमांड्स हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंट है ना, आइसोमेट्रिक के लिए और है, कंसेंट्रिक जब मसल आपस में क्लोज आ रहा है उसके लिए और है, और एक्सेंट्रिक के लिए और है। अच्छा, अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि आपने पेशेंट को काउच पे लिटाया है तो आपने कितनी देर के लिए उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवानी है, नंबर ऑफ रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये जाहिर है अगर पेशेंट फिट है या इम्प्रूव कर रहा है तो फिर आप नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज कर देते हैं, या पेशेंट फटीग हो जाता है तो आप जो रेपिटेशन का नंबर है वो आप डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। यूजली 8 to 12 रेपिटेशन काफ़ी होती हैं इसमें। टेक्निक, टेक्निक वही है कि आप देख लें कि इसमें तस्वीरें आएंगी वो आप देख लें। जनरल टेक्निक वही है कि प्रॉपर बॉडी पोजीशनिंग है, मैनुअल कांटेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ है कि डायरेक्शन ऑफ लिम्ब मूवमेंट वुड बी द ऑपोजिट इफ द मैनुअल रेजिस्टेंस वर अप्लाइड टू एन एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है। तो कंसेंट्रिक वर्सेस एक्सेंट्रिक में ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि कंसेंट्रिक में अगर आप बाइसेप को लेट से कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप नेपा मैरस लॉन्गस पे आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कंसेंट्रिक में। तो एक्सेंट्रिक में आप डॉर्सम ऑफ द रिस्ट पे आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और वही वर्डिंग आप यूज करेंगे वर्बल कमांड्स जो आपने इससे पिछली स्लाइड में पढ़ी है। और नॉन वेट बेरिंग पोजीशंस में अप्लाई की जाती हैं। अब ये नहीं कि बाइसेप को आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो आप मरीज को खड़ा कर दें, ठीक है। तो नॉन वेट बेरिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नॉट इन स्टैंडिंग, ठीक है। ये अब आप देख लें, ये टेक्निक्स हैं। और वेरिएशन इन थेरेपिस्ट पोजीशन, जाहिर है कि अगर थेरेपिस्ट की अपनी फिजिक कम है, पेशेंट ज़रा टॉल है, हैवी है, तो उसके लिए मूवमेंट्स करवाने के लिए पोजीशन को वेरी करना पड़ता है, ठीक है। और थेरेपिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए एंड अप्लाई मैनुअल रेजिस्टेंस इन ऑल पोजीशंस, ठीक है। ये क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द बुक, ठीक है। डिपेंड ऑन द बुक का क्या मतलब है कि यू कैन डेवलप योर ओन पोजीशंस, पोजीशंस while giving manual resistance exercise, ठीक है। बुक सिर्फ एक रेफरेंस होता है, तो बुक पे आपने डिपेंड एज सच नहीं करना।
बुक में जो मॉडल आपको नजर आता है जिसको एक्सरसाइज करवा रही होता है पेशेंट थेरेपिस्ट, इस तरह का शायद आपको सारी जिंदगी नजर ना आए। इतना यंग और फिट पेशेंट और इतना फिजिकली फिट पेशेंट आपको शायद नजर ना आए, लेकिन वो उन्होंने अपनी बुक में लगाने के लिए, समझाने के लिए बताया होता है। इन एक्चुअल लाइफ पेशेंट्स इस तरह के नहीं होते। पेशेंट काफी डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं। ठीक है, अब ये देखें। तो ये पहला है कि जिसमें जो थेरेपिस्ट है दैट इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, और इसमें जो रेजिस्टेंस थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज शोल्डर फ्लेक्शन। इसमें मैंने टेक्स्ट को एक्सक्लूड किया है, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, और ये नीचे की तरफ जा रही है और पेशेंट अपना लिम्ब ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है, तो ये दिस इज प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस फॉर एल्बो फ्लेक्शन। अब इसमें ग्रिप देखो, तकरीबन मिड डेल्टॉइड या ट्राइसेप के ऊपर इसकी ये वाले लेफ्ट हैंड की है, और राइट हैंड की इधर लोअर एंड ऑफ द फोर आर्म पे ये ग्रिप है, और रेजिस्टेंस ये यहाँ से इसको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और ये है जी, ये चले मैं इस पे लिखी भी जाता हूँ ताकि आपको बुक से जब पढ़ो तो ज्यादा आसानी हो। तो ये इसने एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है, और दिस एंड शी इज resisting abduction. Abduction is resisted. ठीक है, और नेक्स्ट इज जी। तो ये आपकी कौन सी मूवमेंट रेजिस्ट हो रही है? ये इंटरनल रोटेशन रेजिस्ट हो रही है। ये देखो, ये एक्सटर्नल रोटेशन में गया हुआ है, तो मुझे कैसे पता चला इंटरनल रोटेशन रेजिस्ट हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रोटेशन कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस उसके ऑपोजिट वो अप्लाई कर रही है। एक हाथ से उसने शोल्डर को किया हुआ है, स्टेबलाइज किया हुआ है, और एक हाथ से वो नीचे की तरफ जो है वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही है। आई थिंक इंटरनल और या एक्सटर्नल में से एक रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रही है। एंड ये एक सेकंड ये अगर इसको पीछे लेके जाएगा, हाँ, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन को ये कर रही है। वो बाजू को पीछे लेके जा रहा है पेशेंट जो है, और ये आगे की तरफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो आई राइट हेयर फॉर योर कन्वीनियंस, पहले मैं क्लियर कर लूँ ड्राइंग को। ये एक्सटर्नल रोटेशन को रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। जी, ये है जी आपकी इंटरनल रोटेशन। ठीक है, तो ये इंटरनल रोटेशन को रजिस्ट कर रही है। तो आई थिंक अब लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको आप अपनी बुक से इस तस्वीर को और इसके टेक्स्ट को कम्प्लीटली स्टडी कीजिएगा, तो ये आपको इजी लगेगा कि ये अपनी आर्म को ऐसे आगे लेके आ रहा है जिस तरह पंजा पंजा लड़ा जाता है, और ये जो थेरेपिस्ट है ये इसको ऑपोजिट साइड में मेंबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रही है। और ये आपको पता है कि ये शोल्डर एलिवेशन को रेजिस्ट कर रही है। पेशेंट अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर लेकर आ रहा है। ये लेवेटर स्केपुलाई और ट्रेपीजियस के मसल को आइसोलेट कर रही है, और जो थेरेपिस्ट है वो उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रही है। ठीक है जी।
ये देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जो मसल रेजिस्ट हो रहा है दैट इज बाइसेप, और जो राइट साइड पे मसल रेजिस्ट हो रहा है तो वो आप देखो कि वो आपका सुपिनेटर है। ठीक है, या सुपिनेटर है तो या प्रोनेटर है। आई थिंक ये प्रोनेशन को रेजिस्टेंस दे रहा है, तो दिस इज योर प्रोनेटर। ठीक है, प्रोनेशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो ये आपका बाइसेप है, और ये इसकी जो है वो प्रोनेशन को रेजिस्ट कर रहा है। इसको आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये और भी इजी लगेगा, क्योंकि इसमें कोई पोजीशन की कोई सेट पैटर्न नहीं है। इसमें थेरेपिस्ट और पेशेंट अपने हिसाब से भी इसकी जो पोजीशनिंग है वो बना सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज रेजिस्टिंग द ट्राइसेप एक्शन, ये एल्बो एक्सटेंशन कर रहा है मरीज, और थेरेपिस्ट उसके अगेंस्ट फ्लेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आगे की तरफ। और राइट साइड पे रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन को रेजिस्ट किया जा रहा है। तो ये इस तस्वीर में जो लेफ्ट साइड पे वाली तस्वीर है, इसमें हिप फ्लेक्शन को रेजिस्ट किया जा रहा है, और राइट साइड वाली तस्वीर में एक्सटेंशन ऑफ द हिप को रेजिस्ट किया जा रहा है। एक तरफ फ्लेक्शन है लेफ्ट साइड पे और एक तरफ एक्सटेंशन ऑफ द हिप है। अगेन इस तस्वीर में जो लेफ्ट साइड वाली तस्वीर है, इसमें हिप एक्सटेंशन को रेजिस्ट किया जा रहा है, और जो राइट वाली तस्वीर है इसमें हिप की इंटरनल रोटेशन को जो है वो रेजिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपको पता चल रहा है कि अभी मैं चूंकि क्वेश्चन आंसर नहीं मैं कर रहा, क्योंकि टाइम हमारे पास रमजान है, कम है, और स्लाइड थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हिप की एबडक्शन को रजिस्ट कर रहा है, और ये जो राइट साइड वाली तस्वीर है इसमें नी एक्सटेंशन को रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसने एंगल चेंज किया हुआ है लेग का। ठीक है, ये भी नी एक्सटेंशन को रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये हैमस्ट्रिंग को रजिस्ट कर रहा है, जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा था। ये स्टेबलाइजिंग हैंड देखो, एक हैंड इधर स्टेबलाइजिंग होता है और एक ये हिप के ऊपर स्टेबलाइजिंग हैंड है, और ये आपका डॉर्सम ऑफ द डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन को रजिस्ट किया जा रहा है। तो ये आप इसका टेक्स्ट थोड़ी सी डिटेल में आप और पढ़ लीजिएगा। ये पीएनएफ है, जिसमें जो है वो प्रेजेंटेशन हो चुकी है। ये डायगोनल पैटर्न्स होते हैं, तो वो पीएनएफ टेक्निक्स, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर टेक्निक्स, ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में भी यूज की जाती हैं, यानी कि पीएनएफ पैटर्न में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, तो ये आज हम देखते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। Facilitate stability, mobility, neuromuscular control, coordinated movements, and lay foundation for the restoration of function। यानी कि रिहेबिलिटेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, फाइनल स्टेज ऑफ रिहेबिलिटेशन में। ठीक है, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस डायगोनल मूवमेंट्स में जब आपने करवानी है उसमें यूज होती हैं। हॉलमार्क इसका है डायगोनल पैटर्न एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंसरी क्यूज।
ठीक है। सेंसरी क्यूज का मतलब है कि आपने विजुअल, क्यूटेनियस कोई इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी को आपने ट्रांसफर करनी है टू एलिसिट ऑगमेंट और अ मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको हम क्विकली जाते हैं और इसको हम कवर करते हैं। मैनुअल कॉन्टैक्ट्स इसमें वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे स्ट्रेचिंग में इम्पोर्टेंट था, जैसे रेंज ऑफ मोशन में इम्पोर्टेंट था, और जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट था। तो इसमें भी आपका जो मैनुअल कांटेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें ये ना हो कि आप खुद अनकंफर्टेबल हो जाओ या पेशेंट को आप अनकंफर्टेबल कर दो या थक जाओ खुद। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की तरफ आपने जाना है। स्टार्ट में आपने स्लो रखना है और विदाउट पेन होनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने मैक्सिमल रेजिस्टेंस की तरफ जाते जाना है। ये वही चीज़ है जो आपने पीछे रिपीट की है, हो रही है, ये रिपीट हो रही है चीज़ जो पीछे आपने पढ़ी है कि पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट और पोजीशन ऑफ द पेशेंट, एडजस्टेबल काउच और बॉडी मैकेनिक्स वाले पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा, ये स्ट्रेच स्टिमुलस है कि जब आप पीएनएफ अप्लाई कर रहे हैं, अब ये पीएनएफ स्ट्रेचिंग नहीं है, दिस पीएनएफ पैटर्न वही है, लेकिन ये पीएनएफ में आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी आप अभी वीडियोस भी देखेंगे। तो आप जब पीएनएफ में जब आप रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो उसमें जो स्ट्रेच है वो भी उसके साथ होगा। ठीक है, टाइमिंग की इसमें इम्पोर्टेंस है। टाइमिंग की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें कि आपने एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है, तो ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा तेज हो और ये भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता हो। ठीक है, तो ये आपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करनी है। जिस तरह नॉर्मल डेली रूटीन में मूवमेंट होती है उसको आपने जहन में रखना है। आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप तेजी तेजी से तो नहीं खाते। तो इसी तरह जो पीएनएफ पैटर्न में आप रेजिस्टेंस देंगे उसमें भी जो तेजी तेजी है वो नहीं होनी चाहिए। और ट्रैक्शन भी इसमें आप देंगे ड्यूरिंग ग्रेविटी, जो है वो स्लाइट सेपरेशन ऑफ जॉइंट सर्फेसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी इसकी ट्रैक्शन। और इधर अब आप देखें, हाँ, ये इसके पैटर्न है। D1 फ्लेक्शन, D2 फ्लेक्शन और फिर D1 एक्सटेंशन और D2 एक्सटेंशन। तो ये हर उसके जॉइंट के ये अपने पीएनएफ पैटर्न्स हैं जिनमें आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, शोल्डर का जो है वो D1 पैटर्न में स्टार्ट आपने करना है फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो ये इसका D1 फ्लेक्शन पैटर्न पीएनएफ का है। ठीक है, और इसके बाद है आपका D2 फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये D2 फ्लेक्शन में फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन की तीन कंपोनेंट्स हैं। अब फ्लेक्शन इसमें सेम है, उसमें एडक्शन था तो इसमें एबडक्शन है, उसमें एक्सटर्नल रोटेशन है तो इसमें भी एक्सटर्नल रोटेशन है। तो सिर्फ एबडक्शन और एडक्शन चेंज हुआ है और उससे D1 फ्लेक्शन और D2 फ्लेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, और D1 एक्सटेंशन इसके ऑपोजिट है और D2 एक्सटेंशन भी इसके ऑपोजिट है। तो सिर्फ आपने D1 में फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन से आपने एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, अडक्शन से एबडक्शन में चले जाना है तो वो D1 से D2 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपके लिए शोल्डर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो है ये चूंकि चार्ट था, ये आप एक दफ़ा पढ़ लेना
एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, देखो एल्बो का पीएनएफ पैटर्न सीधा सीधा है, ठीक है। फोर आर्म का सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये भी सीधा सीधा है, ये भी सीधा सीधा है। रिस्ट का बी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन के साथ रेडियल डेविएशन है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अंडर ग्रेड लेवल पे शोल्डर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और ये लोअर एक्सट्रीमिटी का पैटर्न है, हिप है फॉर एग्जांपल, हिप का और शोल्डर का मिलता जुलता है। फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, और फिर फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन। ये D1 और D2 वैसे ही ऊपर आपको जो चार्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा। अब नी का बिल्कुल ही सिंपल है। नी का आपको ये नजर आ रहा है कि फ्लेक्शन या एक्सटेंशन है, या फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, या फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। क्लास ये आपका आज का पीएनएफ और मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का टॉपिक था। अब आप को जो है वो मैं इसमें जो वीडियोस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ पीएनएफ की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद इसमें क्लियर हो। एक सेकेंड, ये ठीक है। In extension, abduction, and internal rotation, the elbow in extension. ये नजर आ रही है ना सबको वीडियो? यस सर। जी, मैं इसको दोबारा चला देता हूँ। ये मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये आपकी बुक में जो तस्वीरें बनी हुई हैं और जो पैटर्न्स लिखे हुए हैं, ये एफ डेविस वीडियोस हैं। ये उनसे उन्होंने, अगर किसी ने उसको वीडियो की फॉर्म में देखना है तो ये आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, और ये आप देख लें इनको। ये D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन है शोल्डर की। For D1 flexion, position the shoulder in extension, abduction, and internal rotation, the elbow in extension, the forearm in pronation, and the wrist and finger in extension. Provide resistance with the index and middle fingers of one hand in the patient's hand and with one hand along the cubital fossa. Apply a quick stretch and tell the patient, squeeze my fingers, turn your palm up, pull your arm up and across your face. For the extension pattern, apply resistance to the dorsum of the hand and posterior aspect of the elbow. Tell the patient, open your hand and push your arm down and out. पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, थेरेपिस्ट उसको रेजिस्ट कर रहा है। अब ये नेक्स्ट लोअर एक्सट्रीमिटी की है पैटर्न, ये आप देख लें। For D1 flexion, position the hip in extension, abduction, and internal rotation, the knee in extension, the ankle plantar in flexion and eversion, and the toes in flexion. Provide resistance on the dorsomedial surface of the foot and toes on the anteromedial aspect of the thigh. जो पैटर्न चार्ट में लिखा हुआ है, ये वो पैटर्न प्रैक्टिकल उसका कर रही है। Apply a quick stretch at the foot. Tell the patient, foot and toes up and in, bend your knee, pull your leg over and across.
For the extension pattern, provide resistance on the plantar and lateral surface of the foot and posterior aspect of the knee. Tell the patient, curl your toes, push down and out. ये D2 फ्लेक्शन है, ठीक है, वो आपने D1 देखी है, अब आप D2 देखें. For D2 flexion, position the hip in extension, adduction, and external rotation, the knee in extension, the ankle and plantar flexion and inversion, and the toes in flexion. Provide resistance on the dorsolateral surface of the foot and on the anterolateral aspect of the thigh. Apply a quick stretch at the foot and tell the patient, foot and toes. उधर पहली वीडियो में घुटने को बॉडी की तरफ ले गया था, नेवल की तरफ, और इधर वो घुटने को के बॉडी से थोड़ा सा अवे ले गया. दोनों में वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर. Up and out. Lift your leg up and out. For the extension pattern, provide resistance on the plantar and medial surface of the foot and the posteromedial aspect of the knee. Tell the patient, curl your toes down and in. Push your leg down and in. ये अपर एक्सट्रीमिटी का एक और पैटर्न है, D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन. For D2 flexion, position the shoulder in extension, adduction, and internal rotation, the elbow in extension, the forearm in pronation, and the wrist and fingers in flexion. ये देखो, पहले वाले D1 में जो बॉडी है उसके अक्रॉस ले गया था आर्म को, ठीक है, ले गई थी, यानी कि टुवर्ड्स द बॉडी आर्म को लेकर गई थी डायगोनली. अब आप डायगोनली अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रही है. Provide resistance using a lumbrical grip to the back of the patient's hand, wrapping the other hand under the elbow to provide resistance to the posterior elbow. Apply a quick stretch and tell the patient, open your hand and lift your arm up and out. For the extension pattern, provide resistance with the index and middle fingers in the patient's hand with the other hand on the volar surface of the arm. Tell the patient, squeeze my fingers and pull down and across your chest. ठीक है, तो ये हैं जी आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन पैटर्न्स, और ये आपका आज का लेक्चर है. तो आज के आपके लेक्चर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर 26 participants we have, and if you have any questions regarding member resistance exercise, you can ask. Okay, otherwise we will end the session. तो नेक्स्ट सेशन में आपका क्लास होगी, और इसके साथ आपकी क्लास 2 टेस्ट हैं. तो टेस्टों का मेरा ये था कि टेस्ट एंड में भी हो जाते हैं या आप ऑन कैंपस भी आ जाते तो हो जाते, लेकिन अभी शायद 15 जुलाई तक आपने ऑनलाइन ही रहना है. तो अभी आप 2 टेस्ट दे दो, फिर 1 टेस्ट और या 1 वाइवा जो है वो हम बाद में ले लेंगे. लेकिन चूंकि आपकी रिपोर्ट जानी है, तो इसलिए आपके जो टेस्ट हैं वो लेना ज़रूरी है. तो ये हम क्लास को एंड कर रहे हैं.